और ये टोटल जो आप ऑर्चर्ड देख रहे हैं इनके घर के सामने M9 पे लगा है। तो मोहित जी, इस ऑर्चर्ड के बारे में आप हमें बताएं कि आपने कब लगाया था और आपको कितनी प्रोडक्शन आ रही है और प्रॉफिटेबल आप इसमें कैसे हुए हैं। जी, जैसे ये ऑर्चर्ड हमने ये 2 फेसेस में हमने ये लगाया, क्योंकि ये हमारी रिप्लांटेशन साइट है। यहाँ पे हमारा सीडलिंग का जो किस्पर और रॉयल दोनों यहाँ पे मिक्स ऑर्चर्ड था। तो हमें यहाँ पे देखने को मिला कि उसमें प्रोडक्शन तो है बट क्वालिटी नहीं है। कलर की यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, क्योंकि ये एलिवेशन 5000 फीट की और यहाँ पे जो गर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो इस वजह से हमने ये फैसला लिया कि हम इसको यहाँ पे एक डेमो ऑर्चर्ड सा बनाएं, इसमें काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करें कि फ्यूचर के लिए अगर हमारे को एक्सपेंड M9 के ऊपर जाना पड़े तो हम मतलब कैसे जा सकें। तो इसमें 2 फेसेस, हाफ पोर्शन हमने इसका पहले लगाया था, हाफ पोर्शन हमने इसमें बाद में लगाया। तो हाफ में हमने इसमें नॉर्मल ही जो अभी इस वाले पोर्शन में आप देख रहे हो, तो यहाँ पे हमने इसकी जो कहते हैं कि जैसे रिप्लांटेशन साइट में सॉइल बॉर्न डिजीज़ रहते हैं, तो यहाँ हमने कोई भी सॉइल ट्रीटमेंट इसकी नहीं की थी हाफ पोर्शन में। तो अभी तक तो ये ठीक चले हैं, आने वाले समय में तो गॉड नोज़ की क्या होगा, बट हमने इसकी सॉइल ट्रीटमेंट नहीं की थी। जैसा आप देख रहे हो, ये बिल्कुल जो पौधा है इससे हम, ये डिलीशियस का है, ये रेड वोलेक्स वैरायटी है। तो इससे हमने लास्ट ईयर भी 20 kg जो है फ्रूट हमने एक पौधे से लिया है, ये हमने अचीव कर चुके हैं इस फील्ड में। और आप जैसा देख सकते हो, इसमें हमने जो नंबर ऑफ फेदर्स है, फेदर इसमें हमने सारे थिन ही रखे हैं। और हमने उतना फोकस इसकी जो आजकल होता भी है कि जो हमारा मेन स्टेम है इसको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, मोटा दिया जाए, तो हमने इसके ऊपर भी उतना ज़्यादा वो ध्यान नहीं दिया है। तो हमें सिर्फ इससे क्या है, प्रोडक्शन लेनी है, मेन मोटिव हमारा ये है। तो हमारे को नंबर ऑफ फेदर्स आपको थिन आउट चाहिए, बहुत मतलब पतले पतले आपको फेदर्स चाहिए। जैसा आप ये वाला देख रहे होगे, तो ये बहुत पतला फेदर है। इसमें नंबर ऑफ बर्ड्स आप देख सकते हो, कितने फ्रूटिंग बर्ड्स है इसमें कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें फ्रूटिंग बर्ड है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब इसमें फ्लावर लगेगा, फ्लावरिंग होगी आगे, तो हमने जैसे 3-4 फ्रूट ही एक फेदर के ऊपर हमने रखने हैं। हम थिनिंग आउट करते हैं, हम एक बर्ड के ऊपर एक फ्रूट ही रखते हैं। हमने 1-2 साल में 2-2 फ्रूट भी रखे थे, उससे हमारे को साइज़ इशू आया था। साइज़ में काफ़ी दिक्कत थी, मतलब ये था कि आपका सेपरेटर तक भी इसमें निकला हुआ है, जब हमने इसमें एक बर्ड के ऊपर 2-2 फ्रूट सेटअप किए थे। तो उसके बाद से हमने अपनी प्रैक्टिसेस चेंज की पिछले साल से। तो इस पर हमने एक बर्ड पे हम एक फ्रूट ही रखते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो बाकी के जो हमारे बर्ड्स होंगे, फ्लावर होंगे, उसको हम थिन आउट कर देते हैं, काइंड ऑफ आपकी प्रूनिंग कर देते हैं। तो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होता है कि जो हमने फ्लावर जिस बर्ड से निकाला है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए हम उस बर्ड से जो है फ्रूट लेते हैं, और जिससे फ्रूट लिया है उसको हम रिन्यूअल पे डालते हैं। जैसा आप इधर देख सकते होगे, जो हमने लास्ट ईयर रिन्यूअल पे डाले हैं वहाँ पे फेदर नहीं, मतलब इसमें सारी चीज़ें आपकी कैलकुलेटिव है। और टोटल इसमें दिखिए, पौधा दिखने में ये ऐसे कोई बड़े नहीं दिखते, बट जब ये प्रोडक्शन में आते हैं उस टाइम पे इसमें ये फुल जो है सेबों से भरे होते हैं। तो M9 का मेन मकसद यही है, ये प्रोडक्टिविटी के ऊपर ज़्यादा फोकस रखता है। मतलब इसमें हमारे को जो वेजिटेशंस होती है, लकड़ी होती है, वो कम बनती है, और जो हमारे फ्रूट बर्ड्स है वो ज़्यादा बनती है। जैसे आप ये वाला आपको कंपैरिजन दिखेगा, ये वाली वैरायटी गाला है और ये डिलीशियस है। डिलीशियस में आपको जो है नंबर ऑफ फेदर्स ज़्यादा दिखेंगे, और सारे जो ऊपर तक कैनोपी है इसकी, सारी इसकी आइज़ जो है वो खुली हुई है। और अगर आप यहाँ देखोगे गालाज में क्या दिक्कत रहती है, इसमें जो फेदर का डिस्टेंस है, आइज़ का डिस्टेंस है, एक तो वो भी दूर रहता है। इस वजह से इसमें जो फेदर का डिस्टेंस है वो काफ़ी दूरी पर है। और आप अगर यहाँ से ऊपर देखोगे कई जगहों पे, इस वाले उसमें देखोगे ब्लाइंड, ये ब्लाइंड किस वजह से रहता है, एक तो हम जैसे इसका करैक्टर है, ग्रोथ जो है गाला में काफ़ी ज़्यादा रहती है। जैसे इसमें जिस ईयर यहाँ पे कट लगा, उसके बाद ये इतना लंबा ग्रो हुआ, तो हमें क्या लगा, कैसा लगता है, सभी बागवानों को ऐसा लगता है कि ग्रोथ अच्छी आ गई, इसको ऊपर से ही कट करते हैं क्योंकि हमारी कैनोपी बन गई है। तो उस वजह से क्या हुआ, ये टोटल एरिया जो है ब्लाइंड रह गया। ब्लाइंड रह गया तो आपको क्या है, आपकी जो प्रॉपर कैनोपी है वो हम अचीव नहीं कर पाए। तो जो हमारी प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है।
तो इस केस में हमने फिर सुधार जब लाए तो हमें पता लगा कि इसको कैसे ट्रेन करना है, वो दूसरे वाले पोर्शन में आपको बताऊंगा। तो इसकी कटिंग्स थोड़ी अलग है गाला की, जिससे कि आप अपने जो पूरे फेदर्स है उसको आप अचीव कर सको, भर सको। तो इसकी थोड़ी प्रोनिंग अलग रहती है गाला की। डिलीशियस में तो आपकी नॉर्मल आपको जो है कि फेदर की ही छटाई करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें आप देख रहे होगे इसमें फेदर निकलते ही निकलते हैं। इसमें अगर नोचिंग भी नहीं करोगे आप तो हर आई से आपके जो है फेदर्स निकलने हैं। और प्रोनिंग में हमने कुछ ये चीज़ें ऑब्जर्व की है, जैसा कि आप इधर भी देख रहे होगे। हम क्या है, जैसे ये वाली नई ग्रोथ निकली हुई है, तो इसको हम जैसे पतली ग्रोथ है और कम से कम में 1-1.5-2 फीट की ग्रोथ है, तो इसको हम कट नहीं करते आगे से। इसका रीज़न हमें ये ऑब्जर्व हमने किया, अगर हम इसको कट नहीं करते हैं तो हमारी जो ये टोटल आइज़ है ये सारी खुल के ऐसी बन जाती है। ये इसी वजह से बनी है। जैसे आप यहाँ भी देखोगे सारे बर्ड्स इसके नेक्स्ट ईयर के लिए खुल जाते हैं। और कहीं परे मैं और भी आपको दिखाऊंगा जहाँ हमने इन चीज़ों को कट किया है, वहाँ क्या हुआ है, बर्ड्स तो खुले हैं बट क्या हुआ है कि इसकी जो थिकनेस है वो भी बड़ी है, ये भी मोटा होता रहा है। तो हमें ये ज़्यादा मोटा नहीं चाहिए, तो हमको पतला ही चाहिए। सिर्फ डिलीशियस के केस में अगर आपके पास पतली ब्रांच है तो उसको आप कट करने से अवॉइड कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है। बाकी जैसा आपको भी खुद को दिख रहा होगा, इसमें सारे बर्ड्स है, बर्ड फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। ये इसी वजह से है कि हम इसको अनटॉप छोड़ते हैं आगे से। इस चक्कर से आप ये कि अपनी जो कैनोपी है वो भी अचीव कर सकते हो, नंबर ऑफ बर्ड्स भी आप बहुत जल्दी अचीव कर सकते हो, जिस वजह से आपकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ती है। M9 के प्लांट से आपको क्रॉप कब लेनी चाहिए? जब आप लगा रहे हैं किस साल में आपको क्रॉप लेनी चाहिए? कैनोपी आपको कब तक बनानी चाहिए? कैनोपी वो सॉइल टेक्सचर के ऊपर, आपकी हर चीज़, सारी चीज़ें आपकी सॉइल टेक्सचर के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे फर्स्ट ईयर का जो पौधा आता है इम्पोर्टेड, तो उसमें नीचे के फेदर्स रहते हैं। ये ऑलरेडी जो ये वाले फेदर्स है ये बने बनाए हैं, पहले के ही बने हैं। तो इसमें जो मैं पहले भी डिस्कस कर रहा था, जो हमने इसमें पहले क्या क्या गड़बड़ी की थी, जैसे हम इनमें हेड वैक्स देते थे थोड़े थोड़े, तो आप देख रहे होगे कि 2-3 इसमें बर्ड्स तो खुलते हैं जो मैच्योर वुड रहता है, ओल्ड वुड रहता है, बट जो पीछे के है वो खाली रह जाते हैं। तो इस केस में अलग अलग फार्मर्स की अलग अलग प्रैक्टिसेस है। कई लोग क्या करते हैं कि सारे फेदर्स को बिल्कुल स्टप करके उसको रीग्रोथ के ऊपर ले जाते हैं, जो कि मुझे भी लगा कि वो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर हम ओल्ड वुड को ही हल्का कट करेंगे तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है बर्ड फॉर्मेशन बढ़ने में। अगर आप उसको ऐसे काट के जैसे ये वाली नई ब्रांच ले लोगे तो नेक्स्ट ईयर के लिए आपके पास बर्ड्स पूरे मिल जाएंगे, आपको बस बेंड करना है टाइम से। वो एक अच्छा है कि आप उसको कट करके पहले आपको 1-2 साल में तो क्रॉप लोड कम लेना है। क्रॉप आप किस में ले सकते हो सैंपल देखने के लिए? मेन स्टेम में। मेन स्टेम में जो बड होगा उसके ऊपर आप क्रॉप ले सकते हो, बाकी फेदर के ऊपर आपको कम क्रॉप रखनी है, कम से कम 2 साल तक। 2 साल के बाद आप क्रॉप लोड 5, 10, 15 किलो इसके ऊपर साथ साथ में आप बढ़ा सकते हो। और जहां आपको खुद को ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है कि आपका जो प्लांट है वो अच्छी ग्रोथ में है, तो वहाँ पे आप जिस साल आपने प्लांट किया उसकी नेक्स्ट ईयर से भी आप उस पर अच्छा खासा जो है क्रॉप लोड डाल सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि ग्रोथ में थोड़ा इशू है, तो आप क्या है कि पौधे को पहले ग्रो होने दे, उसकी कैनोपी प्रॉपर बनने दे, उसके बाद उसको जो है क्रॉप लोड के ऊपर डालें। और आपका न्यूट्रिशन कैसा रहता है M9 में पूरे साल का? जी, न्यूट्रिशन जैसा कि मैं सॉइल टेस्ट बेसिस ही हम करते हैं, क्योंकि हमारी जो सॉइल है, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है वो अनबैलेंस्ड है, कुछ ज़्यादा है कुछ कम है। तो इस वजह से हमको जो हमारी रिपोर्ट आती है सॉइल टेस्ट, उसमें जो रिकमेंडेशन होती है, जैसे अभी मैं बात करूं 1-2 साल से मैं इसमें, क्योंकि हमारी यहाँ पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी थी, तो मैं सिर्फ इसमें नाइट्रोजन ही डाल रहा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं मैं सॉइल एप्लीकेशन में। बाकी हम फॉलियर में तो तीनों जो न्यूट्रिएंट्स है वो देते हैं, बट सॉइल एप्लीकेशन में मैं 2 साल से सिर्फ नाइट्रोजन ही डाल रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे अच्छे रिजल्ट्स, आप खुद भी देख सकते हो कि बर्ड फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। हमको जब आगे इसमें जब फ्लावर लगता है तो बहुत ज़्यादा थिनिंग करनी पड़ती है, तो मतलब रिकमेंडेशन जो होती है हमें वो फॉलो करनी चाहिए। तो 2 साल से मैंने तो उसके अलावा कुछ भी नहीं डाला, और हम डालते जब बड ब्रस्ट हो जाता है, जैसा कि अभी की स्टेज है, अभी हमारा बड ब्रस्ट हो चुका है, तो अभी हमने इसमें जो यूरिया है, यूरिया की एप्लीकेशन हमने कर दी है, क्योंकि आजकल जो हमारे मैट्स है वो वीड मैट्स है वो निकले हैं, तो हमने इसमें
मैनुअली ही जो एप्लीकेशन है वो की है। इसके बाद जो हमारा सेकंड डोज रहेगा वो रहेगा लगभग 1-1.5 महीने बाद हम एक और डोज, सेम डोज जो है नाइट्रोजन की वो देंगे। ये है कि तब तक जो हमारे मैट्स है वो बिछ चुके होंगे, तो वो हम फर्टिगेशन के थ्रू देंगे। जो हमारी ड्रिप लाइन लगी है इसके थ्रू हम इसमें सेकंड जो डोसेज है वो देंगे। उसके बाद हमारा जो सॉइल में उसके बाद का जो शेड्यूल्ड है, जो हमको सॉइल टेस्ट रिपोर्ट के बाद आया हुआ है, उसके बाद एक डोज हमको पोटाशियम की देनी है, वो भी हल्की सी पर प्लांट आपका 200-250 ग्राम के आसपास, वो भी हम ड्रिप के थ्रू थोड़ी थोड़ी स्प्लिट डोजेज में देंगे। और अब आप हमें अपना ऑर्चर्ड दिखाए, आपने किन किन टेक्नोलॉजी का इस ऑर्चर्ड में यूज़ किया है, और आप फ्रॉस्ट के लिए यहाँ पर आग भी जला रहे थे, शायद वो चीज़ हम छिट्टे से भी कर सकते हैं जो हम आजकल जलाते हैं, उसके बारे में आप जी, यहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ के लिए वैसे हमारे मीटर्स भी इस्टेब्लिश हैं, जिससे हमारा जो सॉइल में कितना मॉइस्चर है वो हमें पता लगे। क्योंकि हम, अगर आपके पास, कईयों के पास पानी की बहुत दिक्कत होती है, हमारे पास भी पानी की दिक्कत है, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हम अपना पानी फालतू में वेस्ट करें। तो हमको टेक्नोलॉजी और जितने भी इसके रिगार्डिंग हमारे टेक्निक्स है या क्या बोलते हैं इक्विपमेंट्स है, वो हमको लेने चाहिए। वो नॉर्मल सस्ती रेंज की सारी चीज़ें आपकी इस्टेब्लिश हो जाती है। तो हम इसमें चेक करते हैं कि जब हमारा मॉइस्चर हमें ऐसा लग रहा है कि जितना हमारे को एप्पल के लिए, जैसा आप बोलते हो कि एक तो आप मैनुअली भी चेक कर सकते हो, अगर ऊपर की सॉइल को आप उठाओगे, ऊपर की सॉइल को अगर आप उठा के देखोगे, अगर आपका ऐसा दबा के एक लड्डू सा बन रहा है, चिपक रही है सॉइल, तो आपकी सॉइल में मॉइस्चर बिल्कुल अच्छा है। एक तो ये एक थंब रूल सा एक एग्जांपल है कि आप ऐसे भी अपनी सॉइल को चेक कर सकते हो। बाकी इसके लिए मीटर्स भी आते हैं डीप रूटेड तक, तो उसमें भी आपका मॉइस्चर लेवल पता लगता है कि परसेंटेज वाइज उसकी जो मेजरमेंट्स है वो रहती है, उससे भी आप पता लगा सकते हो कि आपके उसमें मॉइस्चर कितना है। तो इससे हमें, जैसा आपका ऊपर की लेयर में, मतलब ऊपर की ही जो इसका स्ट्रेटा है, इसमें हमें पता लग रहा है कि इसमें मॉइस्चर पर्याप्त है, तो ड्रिप चलाने की या पानी देने की, इरिगेशन की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपको ये पता लगेगा कि जब आपकी मॉइस्चर ख़त्म हो रहा है, जब आप मिट्टी को इकट्ठा कर रहे हैं, वो चिपक नहीं रही है, तो एक ये लेमैन वाली टेक्निक है, इससे भी आप पता लगा सकते हो। उसके बाद आप जो है ड्रिप इसमें चला सकते हो, जिससे कि आप अपना जो पानी है, वाटर है, उसको भी आप सेव कर सकते हो। एक तो हम इसके थ्रू इसमें इरिगेशन कर रहे हैं, और दूसरी जो हमारा कई बार ऐसा भी रहता है, जैसे ड्रिप के थ्रू क्या होता है आपका कि एक पर्टिकुलर एरिया को ये कवर अप करती है। मान के चलिए अब जो ये हमारा बेड है, इतने एरिया को ये ऊपर तो आपको कम दिखेगा, बट नीचे ये ब्रॉड ज़्यादा होता है। तो जहाँ पानी होगा, रूट्स का काम है पानी के पास जाना, तो वहाँ क्या होता है कि इतने जोन में ही आपका जो है रूट जोन बनता है इस केस में। तो उससे बचने के लिए भी हमने क्या है, एक रेन गन जो है वो इंस्टॉल करी है, जो कि पूरी फील्ड में पानी छोड़ती है। जहाँ बीच में हमें यहाँ भी उसका पानी पड़ता है, तो पूरी फील्ड में मॉइस्चर रहता है, जिस वजह से जो एनलार्जमेंट ऑफ रूट्स है वो भी बढ़ती है। एक पर्टिकुलर एरिया में पानी ना डाल के आप पूरे एरिया को भी इरिगेट अगर आप किसी सोर्स से कर सकते हो, तो वहाँ भी आपकी जो रूट की एनलार्जमेंट है, मतलब वो बढ़ेगी। रूट की आपकी एनलार्जमेंट जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा प्रॉपर सॉइल से आपको जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिलते हैं। नहीं तो हम तो क्या करते हैं, खाद हम इतने पोर्शन में डाल रहे हैं, ये तो यहीं से कुछ नेचुरली चीज़ें हमारी जो है सॉइल के डिफरेंट पार्ट्स में भी मौजूद रहती है, तो वहाँ से भी वो जो है रूट की एक्सपेंशन हो। तो वैसे के लिए हमने जो गन है वो भी लगाई है। और जैसे ह्यूमिडिटी अभी के टाइम में भी आप देख रहे होगे कितनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी बढ़ चुकी है, तो जब इसके बाद जब हम नेट्स इंस्टॉल करते हैं, नेट के नीचे वैसे ही ह्यूमिडिटी आपकी बढ़ती है, तो उससे बचने के लिए हमने स्प्रिंकलर्स, आप जैसे देख रहे होगे टॉप वायर्स में हमने स्प्रिंकलर्स लगाए हैं। तो जब हमें लगता है कि टेम्परेचर ह्यूमिड कंडीशन का आ चुका है, तो इसको हम पूरे बगीचे में चला लेते हैं, जिससे कि यहाँ का टेम्परेचर भी कंट्रोल रहता है, ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल रहती है। जिस वजह से आपको ये भी पता होगा, जो हमारे बर्न आउट्स हो गए, जो बोरर्स हो गए, ये भी आपके क्या रहते हैं, हॉट ब्लडेड, इनके लिए भी जो रिकमेंडेड 25 to 30 डिग्री के टेम्परेचर में ये काम करना स्टार्ट करते हैं। तो वो वाला टेम्परेचर भी इनके लिए फेवरेबल ना बने, तो भी हम इस पूरे एरिए को मिस्ट के थ्रू या अलग सोर्स के थ्रू यहाँ का जो क्लाइमेट है उसको हल्का सा चेंज करते हैं,
जिसकी वजह से वो वाली जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें भी कुछ हद तक हमारे को जो है मतलब फ़ायदा होता है। ये एक्चुअल में होता है क्योंकि हमने ये चीज़ देखी है। यहाँ पे इस सॉइल में हमारे पास सॉइल बोर्न डिजीज़ वैसे है नहीं है, और ना ही यहाँ पे बोरर की उतनी ज़्यादा समस्या है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे बर्नआउट्स का आपका इशू रहता है। जैसे ये बॉटल नेक कितनी मोटी हो चुकी है, तो इसमें भी पहले बर्नआउट्स थी, आधी तो हमने इसमें कट करके निकाल दी है। कट कब करनी है आपको, जब प्रॉपर डोरमेंसी आपकी हो। लमसम आपका ये मान के चलिए जनवरी दिसंबर, वो अपने एलिवेशन के जब आपकी डोरमेंसी होगी तब आप जो बर्नआउट होता है, बर्नआउट एक्चुअल में एक चीज़ क्या है, ये एक आइस जैसे हमारे क्लोनल रूट स्टॉक बनते हैं तो उसका एक प्रोसेस है। उसमें जैसे हर आइस हमारी रूट बनने के ऊपर जाती है तो वैसा ही ये भी होता है। अगर आपका यहाँ पे शेडी पोर्शन ज़्यादा रहेगा, नमी यहाँ पे ज़्यादा रहेगी, तो ये चीज़ जो बर्नआउट्स होगी ये एक्टिव हो जाएगी और ये लंबी होना, बड़ी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन मिलता है बोरर को अंदर घुस के अपने अंडे देने का। तो यहाँ पे वो एग लेइंग करते हैं जिससे उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है और यहीं से वो जो है स्टेम को खाना स्टार्ट कर देंगे। तो इससे बचने के लिए एक तो आपका यही उपाय है कि आपका अगर टेम्परेचर कंट्रोल आप कर सको ऑर्चर्ड का किसी भी स्प्रिंकलर के थ्रू या किसी भी के थ्रू, उससे आप बच सकते हो। और आपको घास वगैरह नहीं रखनी है, ये वाला पोर्शन हमेशा विजिबल टू सन रखना है। इसमें अगर आप मैट भी लगा रहे हो तो मैट को ऊपर नहीं, आप नीचे लगा के उसको स्टेपल करके बिल्कुल विजिबल आपको, ताकि ये चीज़ें दिखे। एक तो वो चीज़ करना है। अगर ज़्यादा ही आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप इसको कट कर सकते हो। मैक्सिमम इसमें आपको कम दिख रहे होंगे, वो हमने सारे डोरमेंसी पीरियड में कट करके साफ़ किए हुए हैं, जिसकी रिकवरी भी हो जाती है। इसकी रिकवरी हो जाती है इजीली। जहाँ पे स्टेम बोरर की, डॉगलेग बोरर की ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वहाँ पे ये ऐसा करना चाहिए, तो उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे।